नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के सब्जेक्ट में जानते हैं एक आइडियल कंपोनेंट के साथ आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं और समझते हैं अगर एक प्रैक्टिकल चौक कॉइल हो जिसके साथ कुछ रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड हो तो उसमें रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है। शुरू करते हैं आज का लर्निंग वीडियो। एक प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ रेजिस्टेंस का ये जो आरएलसी पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो रेजोनेंस पर कहलाएगा अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस होने के बावजूद भी सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो और सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी रहे। रेजोनेंस की कंडीशंस पे जो दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट है, कैपेसिटर सर्किट का करंट वोल्टेज से लीड करता हुआ और इंडक्टिव सर्किट का करंट वोल्टेज से लैग करता हुआ, अगर इक्वल और ऑपोजिट एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो जो टोटल सर्किट करंट है वो एक प्योर रेजिस्टिव जैसा हो जाएगा। और जिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे ये स्थितियां आएगी, रिएक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस के बावजूद भी सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। जो हमारी सप्लाई के दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट है, कैपेसिटिव करंट और इंडक्टिव करंट, वो रेजोनेंस के समय बैलेंस हो जाते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ये बैलेंस हुआ है उस कंडीशन पे इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट अगर इक्वल है, इंडक्टिव करंट सप्लाई वोल्टेज में इंडक्टिव रिएक्टेंस के डिवीजन से आएगा, वहीं कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस में जो करंट है वो V/XC कैपेसिटिव करंट इंडक्टिव करंट के बराबर है। इसका मतलब है दोनों जो आइडियल कंपोनेंट के इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरेलल ब्रांच है उनके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंस या प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हैं। जो प्रेरणिक प्रतिघात है उसका फॉर्मूला है ω/L और धारतीय प्रतिघात 1/ωc है। दोनों रिएक्टेंस को हम ओमेगा के रूप में लिखें तो ω² 1/LC हो गया है। स्क्वायर रूट लेने पे वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रिएक्टिव करंट बैलेंस होते हैं वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC आ गई है। यहाँ L सर्किट के इंडक्टेंस का हेनरी में मान है, C सर्किट के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है फेरेड में, और ये ω/R की यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में पढ़ना चाहें FR के तौर पे तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2π का डिवीजन करने पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/2π√LC। आइडियल कंपोनेंट के साथ एक आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट जैसा ही आ रहा है। रेजोनेंस की स्थिति में ये दोनों रिएक्टिव एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर रिलीज की प्रॉपर्टीज हैं वो एक मैच्ड कंडीशंस बनाती हैं और एक ऐसा बैलेंस बनता है जिसमें एक की रिलीज्ड एनर्जी दूसरे के द्वारा स्टोर्ड हो जाती है और जब दूसरा एनर्जी को रिलीज करता है तो उसी एनर्जी को पहला स्टोर कर लेता है। यहाँ इस सर्किट में दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में एक कॉमन शान कलर में ये जो वोल्टेज है उसे बियर कर रहे हैं। मैं इस वोल्टेज को कैपेसिटर की वोल्टेज बोलूं और यही वोल्टेज इंडक्टर की है, तो इंडक्टर का करंट ऑरेंज वेव शेप में इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ यहाँ दिखाया जा रहा है। और पहली टाइम इंस्टेंट पे जब कैपेसिटर पे ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ मैक्सिमम वोल्टेज है, सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक मीडिया में पोलराइजेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज होकर इंडक्टर में करंट बनाती है। शुरू में वोल्टेज में रेट ऑफ चेंज धीमा होने के कारण सर्किट में डिस्चार्ज करंट का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण करंट का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन जब वोल्टेज जीरो क्रॉस के समय तेजी से बदलता है उस समय करंट मैक्सिमम हो जाता है। और आप पाएंगे कि जिस समय कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हुआ है उस समय इंडक्टर सर्किट में मैक्सिमम करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड हो गई है, अर्थात कैपेसिटर की एनर्जी यहाँ इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे आ गई है। अब ये इंडक्टर अपने करंट को जारी रखेगा और कैपेसिटर में उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्जिंग शुरू होगी और जिस कंडीशन पे इंडक्टर का करंट जीरो होगा उस समय कैपेसिटर पे पीक वोल्टेज आ जाएगी। शुरू में जब करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, इंडक्टर के द्वारा सप्लाइड कैपेसिटर की चार्जिंग का करंट शुरू में जब ज्यादा था तो वोल्टेज तेजी से बढ़ती है और जब ये करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है तो वोल्टेज में इंक्रीज की रेट धीमी हो जाती है और जिस समय ये करंट जीरो हुआ है उस समय वोल्टेज का बढ़ना बंद हो गया है और कैपेसिटर पे नीचे पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ मैक्सिमम वोल्टेज के साथ चार्जिंग हो गई है और यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडिया में पोलराइजेशन से एनर्जी स्टोर्ड हो गई है और आप पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी
कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई है और यही कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी अब उल्टी डायरेक्शन का करंट बनाते हुए जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इंडक्टर में करंट बनाएगी और कैपेसिटर की वोल्टेज तो कम होगी और उल्टी डायरेक्शन में इंडक्टर में करंट बढ़ेगा और जिस समय कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा हम पाएंगे कि एक बार फिर एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस के समय ये जो एल और सी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक से दूसरे कंपोनेंट में एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहा है, अर्थात यहाँ जो एल और सी का कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में मैचिंग के साथ एक कंपोनेंट की एनर्जी को दूसरे कंपोनेंट के साथ एक्सचेंज कर रहा है और इस तरह के सर्किट को हम एलसी टैंक सर्किट कहते हैं। हम एलसी टैंक सर्किट का इस्तेमाल फिल्टर नेटवर्क्स में करते हैं जहां हम किसी एक खास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को या तो सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन हम एडमिटेंस मेथड से भी कर सकते हैं और हमें मालूम है कि एडमिटेंस मेथड को हम एसी सप्लाई में पैरेलल सर्किट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आरएलसी पैरेलल सर्किट का जो एडमिटेंस हम वाई से डिनोट करते हैं उसका रियल पार्ट कंडक्टेंस है जो सर्किट के रेजिस्टेंस का इनवर्स है और इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें कैपेसिटिव ससेप्टेंस बीसी प्लस जे टाइप होता है और इंडक्टिव ससेप्टेंस प्रेरणिक अधिकल्पित प्रवेशता माइनस जे टाइप है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है और धारतीय अधिकल्पित प्रवेशता धारतीय प्रतिघात 1/ओमेगा सी की उल्टी j⍵c हो गई है। वहीं इंडक्टिव ससेप्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा 1/ओमेगा एल हो गया माइनस जे टाइप। रिजोनेंस के समय एडमिटेंस के जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो 0 हो जाएंगे। कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस का सम 0 हो गया है। मैं ओमेगा सी को 1/ओमेगा एल लिख के ओमेगा स्क्वायर को 1/LC पाता हूं और स्क्वायर रूट लूं तो मेरा रिलेशन आ गया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में 1/√LC है जहां L हेनरी में इंडक्टेंस और C फेरेड में कैपेसिटेंस की वैल्यू है। हम हर्ट्ज में भी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2π का डिवीजन करके 1/2π√LC प्राप्त कर सकते हैं और ये फार्मूला जो आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ लॉसलेस कंडीशंस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आया है वो सीरीज आरएलसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसा है। एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को करंट रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं क्योंकि रेजोनेंस के समय एल और सी के इस लोकल टैंक सर्किट में जो रिएक्टिव एनर्जी के एक्सचेंज से लोकल करंट का सर्कुलेशन होता है उस करंट का मैग्नीट्यूड सप्लाई के द्वारा रजिस्टिव ब्रांच में दिए गए करंट की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। हम एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की क्वालिटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी को डिफाइन करते हैं एक रेशो के रूप में जो लोकल सर्कुलेटिंग करंट जो एल और सी में आ रहा है क्योंकि हम आउटपुट कैपेसिटर के अलोंग लेते हैं तो उस करंट को हम कैपेसिटर का करंट कहेंगे और जो सप्लाई रजिस्टिव पार्ट में रेजोनेंस के समय करंट भेजेगी वो सप्लाई का करंट का रेशो क्वालिटी फैक्टर या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है। हमारी कैपेसिटर की वोल्टेज V/XC हो गई है और पैरेलल में वोल्टेज वही R के अक्रॉस है वो वोल्टेज कट जाएगी और ये फार्मूला R/XC आ जाएगा। रेजोनेंस के समय XC और XL बराबर है तो आप पा रहे हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर का हमारा ये फार्मूला है वो सीरीज रेजोनेंस से बिल्कुल उल्टा है। हम XC की जगह 1/ओमेगा-c लिखें तो ये फार्मूला 2πfRC आ गया है। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जगह 1/√LC लिखें और सिंप्लीफाई करें तो क्वालिटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी का रिलेशन सर्किट के रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के साथ R√C/L आ गया है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था वो XL/R आता था और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर इनवर्स है और वो लॉजिकल भी है क्योंकि हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट में L और C के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज पाके वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे। यहाँ ये करंट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है लेकिन दोनों रेजोनेंस सर्किट में जो बैंडविड्थ है उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ रेशो क्वालिटी फैक्टर है। तो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस दोनों तरह के सर्किट में एक समान है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के जो रिलेशंस हैं उनका इस्तेमाल फॉर्मूले में कैसे करते हैं उन्हें जानते हैं। एक आरएलसी सर्किट में 60 ओम का रेजिस्टेंस 0.2 हेनरी का प्योर इंडक्टर और 120 माइक्रोफेरेड का प्योर कैपेसिटर आपस में पैरेलल एक 100 वोल्ट की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई से जोड़े गए हैं। हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसमें ये आरएलसी सर्किट
प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। वो फ्रीक्वेंसी पता करनी है और उस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ क्या है और बैंडविड्थ की लोअर और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और सर्किट में करंट मैग्निफिकेशन का अमाउंट ज्ञात करना है। लॉसलेस आइडियल एल और सी कंपोनेंट के साथ पैरेलल आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में 1/2 पाई रूट एलसी है। एल की जगह मैंने 0.2 हेनरी और कैपेसिटेंस की जगह 120 माइक्रोफेरेड लिखा। 10 की पावर -6 स्क्वायर रूट के बाहर 10 की पावर -3 आएगा, ऊपर 1000 चला जाएगा। सॉल्व करने पे ये 32.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर ये सोर्स 32.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा तो ये सर्किट पैरेलल रेजोनेंट कंडीशन पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा और इस पैरेलल सर्किट का इंपीडेंस उस समय सबसे ज्यादा 60 ओम के आसपास और सर्किट का करंट सबसे कम 100/60 एम्पियर आ जाएगा। हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है, उसके लिए हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे निकाल लेना चाहिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1/ωc, ओमेगा की जगह 2πf लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी 32.5 हर्ट्ज रेजोनेंस की कंडीशन पे जो आई है और कैपेसिटेंस जो 120 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो का 10 की पावर -6 न्यूमरेटर में 10 की पावर +6 हो जाएगा और सॉल्व करने पे XC की वैल्यू 40.8 ओम हमें प्राप्त हो गई है। सर्किट में 1/2 पाई रूट LC फॉर्मूले में L और C की वैल्यू रख के हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 32.5 हर्ट्ज निकाल ली है और 1/ωc फार्मूले से 32.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 40.8 ओम आ गई है। और एक पैरेलल RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रेशियो होता है। सर्किट में रेजिस्टेंस 60 ओम दिया हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 40.8 ओम आया है और हमारी क्वालिटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी या करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर 1.47 आ गया है। हम बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर के रिलेशन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 32.5 हर्ट्ज और जो क्वालिटी फैक्टर हमने 1.47 पाया है उसके रेशो से बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। अगर किसी सर्किट में क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी बैंडविड्थ कम होगी। यहां बैंडविड्थ 22 हर्ट्ज आ गई है। बैंडविड्थ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ हमारे इंपीडेंस में 1/√2 चेंज की कंडीशंस को इंडिकेट कर रही है, जहां एक कांस्टेंट करंट से सप्लाई होने वाला एक पैरेलल आरएलसी सर्किट की पावर आधी हो जाती है। आधी पावर को हम डीबी स्केल में -3 dB पोजीशन कहते हैं। तो जो -3 dB पोजीशंस पे हायर और लोअर, जो अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आधी बैंडविड्थ कम है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 32.5 है। हमारी बैंडविड्थ 22 का आधा करके हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 21.5 हर्ट्ज आ गई है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आधी बैंडविड्थ जोड़ने पर 43.5 हर्ट्ज आ जाएगी। रेजोनेंस की कंडीशन में एल और सी का ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट बैलेंस हो जाता है और इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस का टोटल नेट ससेप्टेंस इस सर्किट का 0 हो जाता है। ससेप्टेंस 0 होने पे इस सर्किट में कोई एडमिटेंस नहीं होने से ये सप्लाई से कोई करंट नहीं लेगा और ये रिमेनिंग सर्किट या सप्लाई के साथ एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई वोल्टेज के साथ सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट रह जाएगा। रेजिस्टेंस के पैरेलल में इनफाइनाइट इंपीडेंस होने के कारण टोटल इफेक्टिव इंपीडेंस इस सर्किट का मैक्सिमम आर के बराबर हो जाएगा और हमारे सर्किट में रेजोनेंस के समय करंट V/R, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस 60 ओम, 1.667 एम्पियर हमारा करंट आ गया है। हम देख रहे हैं कि हमारा क्वालिटी फैक्टर 1.47 आया है। इसका मतलब है कि जो सप्लाई से करंट आया है सर्किट में लाइन से 1.667 एम्पियर, उससे 1.47 टाइम्स यहां लोकल एलसी सर्किट में करंट का सर्कुलेशन होगा और कैपेसिटर करंट या करंट का मैग्निफिकेशन के बाद मैग्नीट्यूड 2.45 एम्पियर आएगा। ये मैग्नीट्यूड हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस 40.8 में 100 वोल्ट की सप्लाई से V/XC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम देख रहे हैं कि एक रेजोनेंस कंडीशंस पे करंट का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। जो सप्लाई से हम करंट ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा करंट एल और सी में लोकल सर्कुलेट होता है। एक आइडियल लॉसलेस इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरेलल आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन सीरीज आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसा ही था, लेकिन व्यवहार में आइडियल लॉसलेस इंडक्टर पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी इंडक्टर कॉइल को बनाते हैं तो जो कॉइल का कंडक्टर वायर की जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर
जरूर होगा। एक अच्छी चौक कॉइल में अच्छे इंडक्टेंस होने के बावजूद भी रेजिस्टेंस कम होगा अगर हम बढ़िया कॉपर जैसी हाई कंडक्टिविटी वाले वायर का अच्छे क्रॉस सेक्शन के साथ कॉइल बनाने में इस्तेमाल करें। लेकिन एक प्रैक्टिकल कॉइल में रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में आपस में एक साथ कनेक्ट होंगे, और जब ऐसी एक प्रैक्टिकल चौक कॉइल को हम कैपेसिटर के साथ पैरेलल में सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसमें रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होगी ये समझते हैं। एक बार फिर रेजोनेंस की कंडीशन में रिएक्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट होने के बावजूद भी सप्लाई का करंट जो सोर्स से आ रहा है रेजोनेंस के समय वो इन फेज हो जाएगा, एक यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशंस आ जाएगी, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये होगा उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन क्या आती है। जब हम पैरेलल में सप्लाई वोल्टेज को कैपेसिटर से जोड़ते हैं तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस प्लस जे टाइप है और उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जिस वेक्टर पोजीशन पे है वहीं उसका करंट होगा। तो वोल्टेज लगाने पे कैपेसिटर का करंट एग्जैक्ट 90 डिग्री लीड करता हुआ, जैसे हमने यहाँ करंट फेजर डायग्राम में दिखाया वैसा होगा। आरएल सर्किट का एडमिटेंस -j फाई एंगल के साथ होगा और उसकी जो वेक्टर पोजीशन आएगी वहीं इंडक्टर सर्किट का करंट वोल्टेज से फाई एंगल लैग करता होगा। ये फाई इस आरएल सर्किट का इंपीडेंस एंगल भी कहा जा सकता है। अगर हम R, X और Z ट्राइंगल बनाए तो उस ट्राइंगल में जो R और Z के बीच में एंगल है फाई, वही हमारी वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल हो जाएगा और एक आरएल सर्किट का करंट वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगा। रेजोनेंस की स्थिति में हमारा ये सर्किट में जो दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट है, इस आईएल करंट का वो वॉटलेस रिएक्टिव कंपोनेंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पोजीशन पे है वो आईएल साइन फाई हो जाएगा, और अगर आईएल साइन फाई और आईसी का न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और सर्किट का रिजल्टेंट करंट आईएल कॉस फाई वोल्टेज के साथ इन फेज हो जाएगा, और यही रेजोनेंस की कंडीशंस हो जाएंगी एक प्रैक्टिकल चौक कॉइल के साथ पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटर की रेजोनेंस में। रेजोनेंस की स्थिति में आरएल सर्किट का जो वोल्टेज से 90 डिग्री क्वाड्रेचर लैगिंग कंपोनेंट है वो अगर कैपेसिटर करंट के बराबर हो जाएगा तो सर्किट का सप्लाई करंट वोल्टेज के साथ इन फेज हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में दोनों जो वोल्टलेस कंपोनेंट है कैपेसिटर का आईसी और इंडक्टर का आईएल साइन फाई उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो नेट डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, और अगर वोल्टलेस करंट जीरो हो गया है तो सिर्फ इन फेज कंपोनेंट सप्लाई से सर्किट में फ्लो होगा, और यही कंडीशन रिएक्टिव एलिमेंट होने के बावजूद भी सर्किट की रेजिस्टिव नेचर बनाएगी और रेजोनेंस कहलाएगी। मैं आईसी की जगह V/XC और आईएल साइन फाई की जगह जो इंडक्टर का करंट है आईएल वो V/Z होता है। Z R और XL का पाइथागोरस कैलकुलेशन से आएगा, और ये जो फाई है वो RXZ ट्राइंगल का इंपीडेंस एंगल है, तो साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस X/Z हो जाएगी। मैं V को दोनों तरफ काट देता हूं, XL और XC एक साथ ले लेता हूं और ये दोनों Z² मल्टीप्लाई होकर ऊपर न्यूमेरेटर में आ गए हैं, और मेरा रेजोनेंस के कंडीशंस में रिलेशन आ गया। इस कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ जो प्रोडक्ट बना रहा है वो चौक कॉइल के इंपीडेंस के स्क्वायर के बराबर है। XL की जगह ω/L, XC की जगह 1/ωc रखने पर और Z R और XL का पाइथागोरस रखने पर हम पा रहे हैं कि यहाँ ओमेगा कैंसिल हो गए हैं। L/C जो रेशो है कॉइल का इंडक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो रेशो है वो हमारी चौक कॉइल के इंपीडेंस के स्क्वायर के बराबर आ गया है। ये जो रिलेशन है नीले फ्रेम में हमने दिखाया हुआ जो बता रहा है कि चौक का इंडक्टेंस और पैरेलल के कैपेसिटेंस का रेशो चौक कॉइल के इंपीडेंस के स्क्वायर के बराबर है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। L/C रेशो में R² को साइड ट्रांसफर करने पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसमें L² का अगर हम डिवीजन कर देते हैं तो ये हमारा रिलेशन ω² का आ गया है। ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें वोल्टलेस कंपोनेंट जीरो हो गए हैं, सर्किट में रेजोनेंस आ रहा है। L² L/C के साथ 1/LC हो जाएगा और ये R²/L² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मेरा रिलेशन आइडियल कंपोनेंट के साथ जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई थी 1/LC उसके साथ -R²/L² का सब्ट्रैक्शन आ गया, थोड़ा फार्मूला डिफरेंट हो गया है। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का प्रैक्टिकल RLC सर्किट में रिलेशन आया है उसमें रेडियन पर सेकंड में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसे हर्ट्ज में भी पढ़ सकते हैं, और ω/R में 2π का भाग देने पे हर्ट्ज में जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हो गई है 1/2π स्क्वायर रूट में 1/LC -R²/L²। आमतौर पे एक अच्छी चौक कॉइल में रेजिस्टेंस पार्ट छोटा होता है, 1/LC न्यूमेरिकली R²/L² की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अगर हम R को नेग्लिजिबल स्मॉल मांग लें तो हम पाते हैं कि ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ रहा है प्रैक्टिकल केस में भी वो आइडियल केस के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या सीरीज
सीरीज आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बहुत करीब है। रेजोनेंस के समय एक प्रैक्टिकल आरएलसी सर्किट में क्या करंट है उसकी कैलकुलेशन से हम सर्किट का डायनामिक इंपीडेंस निकाल सकते हैं। रेजोनेंस के समय ये जो वॉटलेस रिएक्टिव कंपोनेंट है वो आपस में ऑपोजिट फेज में इक्वल अमाउंट होकर कैंसिल आउट हो गए हैं, और जो चौक कॉइल का करंट था उसका जो वोल्टेज के साथ इन फेज कंपोनेंट IL cos phi वही मेरे सर्किट का सप्लाई करंट हो गया है। IL की जगह मैं V/Z और cos phi की जगह इस इंपीडेंस ट्रायंगल में RXZ में cos phi बेस अपॉन हाइपोटेनस R/Z लिखूं, और Z चौक कॉइल के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का पाइथागोरस है। मल्टीप्लिकेशन करने पे ऊपर V और R का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो गया है। और हमने कभी पढ़ा था, जाना था कि चौक कॉइल के इंपीडेंस का स्क्वायर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू का रेशो के बराबर है। तो हम Z² की जगह अगर L/C लिखें और सिंप्लीफिकेशन करें तो V/L/RC ये जो रूप आया है वो सर्किट के करंट का आ गया है, क्योंकि रेजोनेंस के समय सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की जैसे बिहेव करता है। तो रेजोनेंस के समय ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस आया है सर्किट का उसकी वैल्यू L/RC आ गई है। और ध्यान रहे रेजोनेंस के समय करंट और सप्लाई की वोल्टेज आपस में सेम फेज में है। तो एक रेजोनेंट सर्किट में ये जो डायनामिक इक्विवेलेंट इंपीडेंस आया है वो एक प्योर रेजिस्टेंस रूप रखता है L/RC। एक प्रैक्टिकल सर्किट में L और C का रेशो बहुत बड़ा न्यूमेरिक फिगर होता है। तो जो डायनामिक इंपीडेंस है हमारा रेजोनेंस के समय L/RC उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत अधिक हो जाएगा, और हम पाते हैं कि रेजोनेंस के समय ये जो सर्किट है वो एक मैक्सिमम इंपीडेंस की कंडीशंस बनाता है और सर्किट में करंट उस समय मिनिमम हो जाता है। तो हमने पढ़ा भी है कि एक पैरेलल रेजोनेंस है वो सर्किट की मैक्सिमम इंपीडेंस, मिनिमम एडमिटेंस या मिनिमम करंट की कंडीशंस हैं। हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स को रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन सर्किट्स को हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, क्योंकि एक खास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के लिए ये जो सर्किट है वो अपना इंपीडेंस जब मैक्सिमम कर लेगा तो उसका करंट फ्लो यहाँ मिनिमम रह जाएगा, तो वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने का काम करता है। आमतौर पे हम जो इस तरह के LC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हैं वो एक ट्यून्ड सर्किट के रूप में अलग अलग हमारी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें इस्तेमाल करते हैं। आशा है एक आइडियल कंपोनेंट के साथ पैरेलल RLC सर्किट में रेजोनेंस के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं और एक प्रैक्टिकल RLC सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और डायनामिक इंपीडेंस क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी दूसरी वीडियो की मदद से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं।